सभी श्रोताओं को नमस्कार, दर्शकों को नमस्कार। मैं इंदर सिंह ठाकुर हिमाचल कला भाषा संस्कृति अकादमी के अकादमिक सदस्य का मेंबर होने के नाते आज जो हमारे बीच मेहमान हमारे वरिष्ठ साहित्यकार है श्री सुदर्शन वशिष्ठ जी शिमला से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुदर्शन सर, आपको हम प्रणाम करते हैं और अकादमी के इस फेसबुक पेज में आपका स्वागत है। और मंडी सुंदरनगर से जुड़े हैं डॉक्टर गंगाराम जी राजी, आपका भी हम स्वागत करते हैं एकेडमी के पेज पे। और चंडीगढ़ से जुड़े हैं विशेष रूप से कांगड़ा से संबंध रखते हैं वीरेंद्र वीर जी। वीरेंद्र वीर जी, आपका भी स्वागत है एकेडमी के इस फेसबुक पेज पे। अकादमी हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी पिछले इस कोविड काल में, इस कोरोना के काल में एक कड़ी शुरू की थी और वो कड़ी थी साहित्य कला संवाद। और हमें आप लोगों को, दर्शकों को ये बतलाते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि ऐसे वरिष्ठ साहित्यकारों के मार्गदर्शन में और जो हमारे कनिष्ठ साहित्यकार, युवा साहित्यकार हैं और जो हमारे भारत से अनेक प्रदेशों से जुड़े हैं, ऐसे साहित्यकारों के आशीर्वाद से और इनकी उपस्थिति से आज हम साहित्य कला संवाद की 50वीं कड़ी तक पहुंच गए हैं। और किसी कार्यक्रम के लिए ये बड़ा एक आधार, एक अधिष्ठान है कि लगातार सतत 1 घंटे शाम को हम एक घंटे का कार्यक्रम करते हैं। विभिन्न विद्वानों को हम बुलाते हैं प्रदेश के या देश के विभिन्न हिस्सों से, और वो साहित्य कला संस्कृति और लोक साहित्य के विषय से वो अपनी चर्चा रखते हैं। और विश्व जिस तरह से इस कोविड काल में थम सा गया है, हमारी गति जीवन की रुक सी गई है, तो हिमाचल कला संस्कृति एकेडमी ने इस कार्यक्रम को अपना एक नया रूप दिया। अब अकादमी सचिव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डॉक्टर करम सिंह जी भी जुड़ चुके हैं, क्योंकि कुछ तकनीक समस्या होने के कारण करम सिंह जी जो हमारे बीच में नहीं आ रहे थे लाइव, अब वो आ रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें ही इसको होस्ट करना है। तो एक अकादमी सदस्य होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि जो हमारे मेहमान साहित्यकार आज इस एकेडमी के फेसबुक पेज पर लाइव हैं, उनका मैं स्वागत कर सकूं। जैसे ही डॉक्टर करम सिंह जी हमारे बीच जुड़ेंगे तो वो विधिवत जो है फिर इसका संचालन करेंगे। तो जी, हम क्या डॉक्टर साहब, आप जुड़ चुके हैं? जी हाँ, नमस्कार जी। अब आप शुरुआत करें, क्योंकि आपका तकनीकी से आप नहीं जुड़ रहे थे तकनीक से, तो हमने प्रारंभ कर दिया था। तो आप बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। जी, इसमें सुदर्शन विशिष्ट जी जुड़ चुके हैं, गंगाराम राजी जी जुड़ चुके हैं, वीरेंद्र भी हैं। तो आप अब जिस प्रकार से इसको संचालन करना चाहते हैं, तो अब हम आपकी ओर अपना रुख करते हैं। ओवर टू यू सर। नमस्कार वशिष्ठ जी, डॉक्टर गंगाराम राजी जी, वीरेंद्र वीर जी, डॉक्टर इंद्र जी और हितेंद्र शर्मा जी। आज का जो हम लोग हर रोज 4 बजे कार्यक्रम कोई ना कोई अपलोड करते हैं, देते हैं, तो उसकी बजाय आज ये सोचा गया कि क्यों ना आज हम लोग लाइव कुछ बात कर लें। तो इस समय काफी कुछ लोग हमको देख भी रहे हैं, हमारे साथ जुड़ भी रहे हैं। तो 2-3 बातें हम लोग इसमें करना चाह रहे थे। तो जैसा अभी तक बताया आपको कि 24 मई से हमने शुरू किया था और आज 50 दिन हो गए हैं, और 7 बजे का जो कार्यक्रम है उसमें हमारे पूरे 50 इसके कार्यक्रम एपिसोड हो चुके हैं। और वो कहाँ तक सफल रहे हैं, कितना कुछ हम उसमें कर पा रहे हैं और क्या कुछ उसमें सुधार की और गुंजाइश बनती है, वो थोड़ा सा आप लोगों का सुझाव, आप लोगों का परामर्श चाहिए। और उसके साथ जो पिछले कल हमने 3 सत्रों में पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम का समारोह आयोजित किया है और माननीय मुख्यमंत्री भी उसमें अपना उनका संदेश हमें मिला और उन्होंने भी अपना घोषणा की है। और इसके अलावा उसकी कवरेज को लेकर के जो सबका सहयोग मिला है, उसके बारे में थोड़ा थोड़ा हम बातचीत करना चाह रहे हैं। इसमें अभी तक जैसा आप सभी जानते हैं कि 50 दिनों के इस कार्यक्रम में साहित्य, कला, संस्कृति से जुड़े हुए लोगों को इसमें लिया गया है। और आज जो एक विशेष थोड़ा सा सूचना कह लें, आप चर्चा कह लें, वो ये कि जम्मू से सरस भारती प्रख्यात लोक गायिका हैं जो डोगरी के संगीत गाती हैं और हिमाचल प्रदेश का भी लोक संगीत में उनको बहुत लोकप्रियता है उनकी।
उनका आज 7 बजे के कार्यक्रम में लाइव कार्यक्रम होगा। तो इन विषयों को लेकर के मैं वशिष्ठ जी बहुत पिछली बार हमारे साथ जुड़ नहीं पाए थे, आज जुड़े हैं। तो पहले मैं इन्हीं से आग्रह करना चाहूंगा कि जो लाइव फेसबुक का कार्यक्रम चल रहा है अकादमी के द्वारा, और ये बहुत सारे कार्यक्रमों में शामिल रहते हैं राष्ट्रीय स्तर पर भी, तो ये कैसे इसका मूल्यांकन करते हैं और इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे और क्या हमें अपना परामर्श देना चाहेंगे श्री वशिष्ठ जी? सबसे पहले तो मैं अकादमी को बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि इस संकट के समय में उन्होंने ये साहित्य संवाद शुरू किया, क्योंकि साहित्य के लिए संवाद बहुत जरूरी है। वैसे तो हर चीज के लिए संवाद होना बड़ा जरूरी है, लेकिन साहित्य में ये सबसे पहले बात आती है। और इस काल में मैं देख रहा हूँ कि बहुत सी अकादमियों ने, बहुत से संस्थानों ने, बहुत से प्रकाशकों ने ऐसे कार्यक्रम शुरू किए हैं, क्योंकि पहले हमें फेसबुक पर कोई ऐसा लाइव चीज नजर नहीं आती थी, लेकिन अब हर प्रकाशक, हर संस्थान से, अभी मैंने साहित्य अकादमी जो हमारी केंद्रीय है उससे भी देखा, कोई ना कोई कविता, कहानी, विचार, विमर्श, इस तरह की चीज है लगातार सुबह से शुरू हो जाती है। तो एक बड़ी अच्छी बात है। और कई मैंने देखे जो अपने आप ही सुबह 10 बजे अपना कार्यक्रम देने बैठ जाते हैं, ऐसे लोग भी हैं, अपना ही कविता पाठ, अपनी कहानी पाठ, चाहे कोई सुने चाहे ना सुने। तो अपने विचार व्यक्त करना भी एक लेखक के लिए जरूरी होता है कि जो लिख रहा है, जो वो कुछ रचना कर रहा है, उसे दूसरों तक पहुंचाए, चाहे कोई उसे सुने या ना सुने। तो पहले तो इस बात की बधाई। दूसरी, हमारी जो 50 साल हमारे स्टेटहुड को हुए हैं इस साल, उसके भी आपको बधाई। तीसरा, जो पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम जी का जो एक स्मारक बनाया जाना था कई सालों से, इसके लिए लोग जद्दोजहद कर रहे थे। वीरेंद्र वीर जी यहाँ पर बैठे हुए, और बहुत से साहित्यकार चाहते थे कि उनका कोई स्मारक बने। ऐसी कोशिशें पहले भी की गई, लेकिन बहुत कई कारणों से कई बार बहुत जल्दी नहीं भी हो पाती है। जैसे मैं आपको बताऊं कि रविंद्रनाथ टैगोर का हम स्मारक बनाना चाहते थे बालूगंज में, और है, लेकिन वो योगदा आश्रम किसी और की जगह थी तो कुछ नहीं हो सका। ऐसे निर्मला वर्मा जी जहाँ रहते थे वो बिल्डिंग किसी और ने खरीद ली। इस तरह कई दिक्कतें आती है, लेकिन सहयोग की बात यह है कि जो पहाड़ी गांधी बाबा राम कांशीराम जी का जो घर है वो उनके जो उनके संतान हैं, उनके जो उत्तराधिकारी उनके पास है, और वो बड़ी आसानी से कुछ ना कुछ उसका बन जाएगा। तो आप जानते हैं पहाड़ी गांधी बाबा जी का जो योगदान रहा है, कैसे जवाहरलाल नेहरू ने उन्हें पहाड़ी गांधी का एक नाम दिया, और सरोजिनी नायडू ने उनको बुलबुल हिंद कहा, ये आप सब जानते हैं। विशेषकर मैं अकादमी के, क्योंकि मैंने लगभग सारे कार्यक्रम जो 7 बजे आते हैं वो देखे हैं, उससे पहले वाले तो कहीं नहीं देखे, लेकिन लोग इसको बहुत लगन से और बड़ी पसंद कर रहे हैं। खासकर जो हमारा संगीत का कार्यक्रम होता है उसको, अभी 2-3, एक चंबा के पीयूष राज थे, रूपेश्वरी थी मंडी की, एक सोलन का कोई लड़का था, उनको लोगों ने बहुत पसंद किया। इसके साथ ही जो जैसे रेखा जी का पीछे हुआ, जो हमारे वरिष्ठ साहित्यकार हैं, उनको भी लोग जानना समझना चाहते हैं। गंगाराम राजी जी का हुआ, तो क्योंकि हमारा कभी आपस में इस तरह की बातचीत नहीं होती है कि हम जो लेखन कार्य में आए, किन कारणों से आए, क्या क्या हमने संघर्ष किया, किस तरह साधना की, और यहाँ तक कैसे पहुंचे, इस सब को जानने की एक उत्सुकता नए लेखकों में रहती है, पुरानों में रहती है। तो इस आयोजन से मैं समझता हूँ कि ये जो नए, चाहे वो नए हैं, चाहे वो वरिष्ठ हैं, पुराने हैं, उन सब की ये मांग पूरी हुई है कि एक दूसरे को जानने का मौका मिला। और सबसे बड़ी बात कि हम आपस में एक दूसरे को देख पा रहे हैं, एक दूसरे से बात कर पा रहे हैं, जो कि आज के समय में बड़ा मुश्किल है। तो जी, बहुत और होगी तो फिर करेंगे। जी हाँ जी, बहुत बहुत अच्छी बात आपने कही है कार्यक्रम की समीक्षा के बारे में भी। और पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम का जो स्मारक की माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने घोषणा की है, उसके लिए तो ठाकुर जयराम जी, हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री, सभी की ओर से बधाई के पात्र हैं। और कई वर्षों से जो ये सोचा जा रहा था, साहित्यकार फोकस हिमाचल ने काफी मुहिम चलाई थी, जिसमें बहुत सारे साहित्यकार, कलाकार भी जुड़े हुए थे। और इस बात तो वीरेंद्र जी बिल्कुल पूरी तरह से आक्रामक दिखे पूरे सोशल मीडिया पर भी। और इसके लिए मैं एक बात जरूर कह देना चाहूंगा कि
माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने बड़ी संजीदगी से इस विषय को टैकल किया है और एक निर्णायक संदेश कल उन्होंने हमें दिया है बाबा जी की जयंती पर। और एक बात मैं आप लोगों से भी सबसे शेयर करना चाहूंगा कि भाषा विभाग की डायरेक्टर मिसेस कुमुद सिंह जी ने इसमें बहुत प्राथमिकता के तौर पर बड़ा इम्पोर्टेंस देते हुए इस विषय को उठाया सरकार के साथ। और आप नीचे से लें, आप ब्लॉक लेवल से एसडीएम, डीसी कांगड़ा, सेक्रेटरी, डायरेक्टर एलएसी, इन सब लोगों ने मिलकर के माननीय मुख्यमंत्री महोदय के संकल्प को प्रैक्टिकल करने के लिए, क्रियान्वित करने के लिए जो पिछले कल घोषणा की है, और हमारे ही कार्यक्रम में एक वीडियो संदेश के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि जो पहले सरकार ने स्मारक बनाने की घोषणा की थी, उसके भूमि का और मकान के अधिग्रहण की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो गई है। और आप सभी जानते हैं कि बाबा जी के मकान में जाकर के सरकारी टीम ने, उस समिति ने पूरा विजिट भी किया है, पैमाइश भी की है, और वो कार्य आगे बढ़ रहा है। यद्यपि सरकारी कार्यों में बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं, बहुत सारी चीजों को, औपचारिकताओं को पूरा करके आगे बढ़ना होता है, लेकिन फिर भी ये बात काबिले तारीफ है कि माननीय मुख्यमंत्री ने बहुत प्राथमिकता के आधार पर इस विषय को आगे बढ़ाया है। इसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय के आभारी हैं। मैं वीरेंद्र वीर जी से कहना चाहूंगा कि अब तो वे खुशी का इजहार करें और माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बधाई दें। और अब वो इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, वीरेंद्र जी? हाँ वीर जी, सुन पा रहे हैं आप? आवाज नहीं आ रही। अच्छा, आपकी आवाज नहीं आ रही। तो डॉक्टर गंगाराम राजी से हम इस सारे जो कल का विषय है और हमारा ये कार्यक्रम है, इसके बारे में टिप्पणी लेना चाहेंगे। जैसे ही वीरेंद्र जी दोबारा हमारे साथ जुड़ जाते हैं, उनकी आवाज हमें सुनाई देगी, तो फिर हम उनसे बात कर पाएंगे। जी डॉक्टर गंगाराम राजी जी, मेरा पहले नमस्कार सभी को, सभी साथियों को और देखने वाले दर्शकों को भी। हमारे जो मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री जी की मैं इसलिए नहीं बात कर रहा हूँ यहाँ कि वो मेरे जिले के हैं, हम तो उनकी तारीफ करेंगे ही, लेकिन जो सज्जनता उस महान व्यक्ति के बीच में जो आज मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। मैं परमार जी से भी मिला हूँ किसी बात के लिए, तो वो गुस्सा, हमें डरते थे उनके आगे, लेकिन खैर ये अलग बात है। उन्होंने, उनके मन में जो बात आई, आप लोगों ने उनके मन में काशीनाथ जी, काशी की बाबा काशी जी की बात जो पहुंचाई, वो बहुत इम्पोर्टेंट थी। और उनको जब मालूम हुआ कि इस व्यक्ति ने स्वतंत्रता के लिए कितना बड़ा काम किया है, और वो उसको हम सब लोग भूल रहे हैं, तो उसका ये स्मृति, उनका स्मृति स्थल बनना चाहिए। बहुत आज तक मांग करती गई, किसी ने नहीं सुनी। और आज मेरे को नाज है कि मेरे प्रदेश के, मेरे जिले के मुख्यमंत्री ने इस बात को मान लिया। ये मैं एक शब्द और कहना चाहता हूँ कि आदमी को दो चीजें नष्ट करती हैं, एक अहम और एक बहम। जो हमारे इस साहित्य अकादमी के जितने कर भी काम करने वाले हैं, वो दोनों चीजें उनमें नहीं है। हमारे देश के प्रतिनिधित्व करने वाले जो राजनेता हैं, जो मुख्यमंत्री है, उनमें भी नहीं है। और इसलिए हम सब ऊपर आगे बढ़ रहे हैं। आप मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है, मैं रियली कर रहा हूँ, अपने हृदय से कर रहा हूँ कि बहुत ही एक बहुत ऊंची कोटि का उन्होंने निर्णय लिया है। हम उनका बहुत बहुत धन्यवादी हैं। हम साहित्यकार, सभी साहित्यकार, मंडी जिले के नहीं, सभी साहित्यकार, कांगड़ा से लेकर के सारे जिलों के 12 जिले के साहित्यकार, उनका बहुत खुश हुए। मैंने तो रिपोर्टें देखी लोगों की, बहुत खुश हुए हैं। तो हम भी इस मंच से उनका बहुत बहुत
धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हमारी और अकादमी के माध्यम से बात सुनी और अकादमी ने इसमें बहुत संज्ञान लिया और हम एक अच्छे निर्णय के ऊपर पहुंचे। जी बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, धन्यवाद आपका इस बहुत अच्छी टिप्पणी के लिए। अगर हम माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी की बात करें, पिछले जो उनका बहुत संक्षिप्त सा कार्यकाल रहा 2-2.5 वर्षों का अब तक का मुख्यमंत्री के तौर पर, उसमें साहित्य को अगर हम जोड़ें तो 3 बातें बहुत महत्वपूर्ण रही हैं। प्रख्यात इतिहासविद हमीरपुर के ठाकुर राम सिंह जी की जयंती 16 फरवरी को प्रारंभ की गई है और वो 3री बार उसकी जयंती मनाई जा चुकी है। 3 वर्षों से हम उसको मना रहे हैं। ये ठाकुर जयराम जी का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव था, उसकी उन्होंने स्वीकृति प्रदान की। और दूसरा जो एक बहुत बड़ा उनका महत्वपूर्ण निर्णय रहा, वो निर्णय रहा डॉक्टर यशवंत सिंह परमार की जयंती को सरकारी तौर पर बहुत बड़े पैमाने पर मनाना। और पिछले साल ये कार्यक्रम पीटरहॉफ में आयोजित किया गया था, जिसमें सारे राजनैतिक दलों के लोग थे, उनके भी उसमें वक्तव्य रहे और साहित्यकारों के भी उसमें वक्तव्य रहे, कविता पाठ भी हुआ, गीत संगीत के भी कार्यक्रम हुए और बहुत बड़े एक भोज का भी आयोजन सरकार की ओर से किया गया। तो डॉक्टर परमार को भी अगर हम पिछले सारे वर्षों को मिला करके देखें तो बहुत बड़ा एक सम्मान राज्य स्तर पर जीएडी के माध्यम से, भाषा विभाग के माध्यम से अकादमी के साथ जुड़ करके एक बहुत बड़ा आयोजन किया गया है। इस बार भी वो कार्यक्रम 4 अगस्त को आने वाला है, तो इस बार की स्थिति थोड़ी सी बदली हुई है कोरोना की वजह से, तो देखते हैं उसमें कार्यक्रम की रूपरेखा क्या बनती है। और तीसरा जो ये कार्यक्रम था पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम जी के स्मारक का निर्माण का, जो लंबे समय से एक मांग चली आ रही थी, साहित्यकारों ने, लेखकों ने इसको प्रमुखता से उठाया था, उसको माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने स्वीकार करके उस प्रक्रिया को प्रारंभ कर दिया है। और जैसा हम डॉक्टर राजी ने कहा कि जैसा मुख्यमंत्री महोदय का स्वभाव है, जैसा उनका चिंतन है और जिस तरह का वो कार्य को अंजाम देने का जो उनकी कार्यशैली है, तो उसमें वो दिन दूर नहीं है कि ये स्मारक जो वो बन करके तैयार हो पाएगा और साहित्यकारों के लिए एक और केंद्र स्थल साहित्य और कला के लिए वो विकसित हो पाएगा। मैं इस बात को आगे बढ़ाते हुए थोड़ी सी एक बात कहना चाहूंगा कि कल का जो हमारा ये कार्यक्रम था, वीरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ नहीं पा रहे हैं, कल का जो हमारा कार्यक्रम था उसमें मैंने पहले भी संकेत किया था, अपने लाइव में भी 1-2 बार कहा कि बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ गए थे। 15 लोग हम अपेक्षा रख रहे थे कविता पाठ के लिए, लेकिन 45 लोगों ने कविता पाठ किया। 2 आइटम पूनम शर्मा जी के माध्यम से गुरु वंदना के किए गए और एक सरस्वती वंदना का आइटम उसमें से किया गया। तो इस तरह से बहुत लोगों ने, सुबह 11 बजे का कार्यक्रम हुआ, उसके बाद 4 बजे हुआ, फिर शाम को 7 बजे हुआ और अंत में क्या हुआ कि जो सबसे लास्ट वाली कविता थी वो कहीं फेसबुक ने उसको 8 बजे से दोबारा फिर शुरू कर दिया, 1 घंटे तक, उसके बाद फिर पूरा कार्यक्रम दिखाया और अब ये पूरे के पूरे जो कार्यक्रम है वो अकादमी के फेसबुक पर रिकॉर्डिंग के तौर पर उपलब्ध है, कोई भी उसे उसमें देख सकता है और बात कर सकता है। कल के कार्यक्रम के लिए दैनिक जागरण ने और अमर उजाला ने, अन्य दूसरे पत्र पत्रिकाओं ने, और मैं थोड़ा सा इसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात जरूर करना चाहूंगा, जिसमें सोलन से फर्स्ट वर्डिक्ट की हम बात कर सकते हैं। उन्होंने इसको प्रमुखता से चलाया, माननीय मुख्यमंत्री के संदेश को पूरा दिन वो अपने खबरों में प्रमुखता से दिखाते रहे, जो माननीय मुख्यमंत्री की कल की घोषणा थी, उनका जो संदेश था। और उसके साथ हिमवाणी संस्था है, मंथन संस्था है, कांगड़ा में भी कुछ संस्थाएं हैं छोटी छोटी, जहां पर पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम जी के कार्यक्रम हुए। इन सब लोगों ने इन चीजों को बड़ी प्रमुखता से कल दिखाया है और बात की है। तो साहित्य कला संवाद के माध्यम से जो ये कार्यक्रम चल रहा है, इसमें हम आप सभी के सहयोग के लिए और अपने व्याख्यान के लिए, अपनी रचनाओं का पाठ करने के लिए बहुत बहुत आभारी हैं। अब हम 4 अगस्त को भी एक कार्यक्रम अगला लेकर के आना चाहेंगे। मैं डॉक्टर इंद्र ठाकुर जी से एक बार फिर से निवेदन करना चाहूंगा कि वे वैसे इस कार्यक्रम के साथ पूरे जुड़े हुए हैं और साहित्यकारों के चयन को लेकर के, प्रदेश से बाहर के विद्वानों को बुलाने को लेकर के, और भी बहुत सारे जो इसमें परामर्श होते हैं, सहयोग होता है, उसमें
इनका हमेशा हमको मिलता रहता है। और मैं चाहूंगा कि आज इस छोटी सी परिचर्चा में डॉक्टर इंद्र ठाकुर जी भी अपनी बात कहें, फिर वीरेंद्र जी से हम उनकी बात लेंगे और वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी डॉक्टर इंद्र ठाकुर जी। जी डॉक्टर साहब, पहले तो सभी जो हमारे अतिथि हैं जो आज इस कार्यक्रम में फेसबुक लाइव पेज पर जुड़े हैं, हृदय से मैं इनका नमन करता हूं, अभिवादन अभिनंदन करता हूं। और विशेष बात जो आप लोगों ने जो प्रारंभ में कही, चाहे वो डॉक्टर गंगाराम जी राजी ने कही, सुदर्शन जी ने कही, कि जिस तरह से हिमाचल एकेडमी इस कोविड-19 के चलते जो ये हमारा वातावरण एक विषाक्त सा हो गया था, हम अपने घरों में बंद से हो गए थे, पूरी जीवन पद्धति हमारी थम सी गई थी, तो एकेडमी ने एक प्रयास किया कि क्यों ना हम अपने जो हमारा जो बौद्धिक वर्ग है, जो साहित्यकार है, जो कला संस्कृति से जुड़ा हुआ है, जो साहित्य सर्जना से जुड़ा हुआ है, यदि उन्हें 1 घंटे के लिए यदि उनके उस ज्ञान की उस स्रोतस्विनी को यदि हम एकेडमी के फेसबुक पेज लाइव उस से हम रखें जनमन के बीच, समाज के बीच, तो समाज जो सहम सा गया है कि एक दिशा और एक उसे आत्म परितोष दे सकता है। और ये प्रकल्प जब एकेडमी ने रखी और इसमें हमारे चाहे हिमाचल के जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं, जिसमें माननीय सुदर्शन जी बैठे हैं, गुरुवर गंगाराम जी राजी बैठे हैं, वीरेंद्र जी, सभी का एक टीम वर्क था। ये सभी एक एकत्व भाव से और टोली के रूप में सब आगे जुड़े और एक एक करके हमारी कड़ी आगे चलती गई। आज हम 50 तक पहुंच गए और जैसा सुदर्शन जी ने कहा कि एकेडमी के 50 वर्ष भी पूरे हो गए हैं और आज हमारी 50 कड़ियां इस कोविड-19 में भी पूरी हुई है। और विशेष करके 3 महान विभूतियों के लिए जिस प्रकार से सरकार ने एक अच्छा कदम उठाया है, जो वर्षों से लंबित भी था या तो किसी या फाइल में बंद सा पड़ा था, तो दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके जिस तरह से प्रदेश के मुखिया ने, प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार से इस कदम को उठाया है, मुझे लगता है कि ये राजनीति का विषय है। दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके बौद्धिक समाज को एक धरातल देने का प्रयत्न किया और कहा है कि जब तक हमारा बौद्धिक जो विद्वत समाज है, जब तक उसकी पहचान नहीं होगी, तब तक समाज का निर्माण नहीं हो सकता। और साहित्यकार साहित्य सर्जना के माध्यम से समाज की बात कहता है जी। और कला भाषा संस्कृति अकादमी ने इन 50 कड़ियों में ऐसे ही विषय उठाए हैं, तो इसलिए ये काम केवल एक व्यक्ति विशेष का नहीं है, पूरे प्रदेश के पूरे साहित्यकारों का है। और जो साहित्यकार जिस जगह, जिस क्षेत्र में, जिस रूप में, चाहे वो गद्य का हो, पद्य का हो, संगीत का हो, कला का हो, जिस भी रूप में अपने भागीदारी दे रहा है, उन सब लोगों की बड़ी महत्ती भूमिका रही है। और इस महत्ती भूमिका में संपूर्ण प्रदेश का एक हिस्सा रहा है। तभी हम पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम के उस जो हमारा एक धरोहर थी, जिसे हम एक ऐतिहासिक धरोहर के रूप में उसे सहेजने का हम जो एक सपना लिए बैठे थे, वह पिछले कल जो है वो पूर्ण हुआ। और आशा करते हैं कि एक भव्य भवन बन जाएगा वहां। और हमारे प्रदेश की जो युवा है और जो हमारे साहित्यकार है, जब वो जाएंगे और जो हमारे युवा जो दूसरी अपने देशभक्ति को लेकर के, समाज निर्माण को लेकर के, जिनमें एक लौ जो है वो जगनी चाहिए, तो ऐसी धरोहर को देख करके मुझे लगता है कि ये जो है समाज के लिए एक पाथेय का काम करेगी। इसके लिए प्रदेश सरकार तो अभिनंदन का जो है वो अधिकारी तो हैं ही, पर संपूर्ण जो हमारे प्रदेश के साहित्यकार हैं, जो हमारा बौद्धिक समाज है, जो हमारे सर्जक हैं, जो साधक हैं, वो सभी के इस श्रीफल से ये यहाँ तक हम पहुंचे। इसलिए अकादमी का एक नामित सदस्य होने के नाते मैं सभी इन शब्द साधकों को हृदय से अभिवादन करता हूं कि आप ही लोगों के इस पथ प्रदर्शन से, आप ही लोगों के इस पाथेय से ये कार्यक्रम यहाँ तक पहुंचा है। और इस प्रकार की धरोहर जो है एक नया एक जो है वो आधार तैयार कर रही है। और इसमें सरकार भी जुड़ी है, सभी का सम्मिलित रूप है। सम्मिलित भाव से ही समष्टि भाव आ रहा है और समष्टि भाव का परिणाम हम आज देख रहे हैं। इसलिए सभी का हृदय से आभार। धन्यवाद डॉक्टर इंद्र ठाकुर जी। अब मैं वीरेंद्र वीर जी से आग्रह करूंगा, अगर आप आवाज सुन पा रहे हैं और आपकी आवाज हमको भी सुनाई दे, तो आपके विचार जयंती समारोह को लेके और अकादमी का जो फेसबुक लाइव कार्यक्रम है इसके बारे में जरूर जानना चाहेंगे। वीरेंद्र जी। नमस्कार सर, नमस्कार सभी को, नमस्कार। हाँ, आवाज आ रही है, बोलिए आप। अकादमी ने जो एक बहुत ही पुनीत कार्य शुरू किया था कोरोना काल में, बिल्कुल आ रही है जी, बिल्कुल आ रही है। अकादमी हिमाचल
कला संस्कृति भाषा अकादमी ने जो मई महीने की 24 तारीख से भाषा कला संवाद का कार्यक्रम शुरू किया था, जिसमें विभिन्न विभूतियों को, विद्वानों को, कलाकारों को, साहित्यकारों को, कवियों, लेखकों को मौका मिल रहा है अपनी बात रखने का, एकल कवि के रूप में, एकल कलाकार के रूप में, खुले मन से, खुले समय के उसमें बहुत जो है वो हम लोगों का हिमाचल का साहित्य जो है वो बाहर विदेशों में भी पहुंच रहा है, जो साहित्य प्रेमी है उन तक पहुंच रहा है। इसके लिए हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी जो है वो बधाई की पात्र है। सभी की ओर से, आम जनमानस की ओर से जो है वो जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, और हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी को इस कार्य के लिए जो है वो बाकी लोग भी, बाकी अकादमी भी, बाकी संस्थाएं भी फॉलो कर रही हैं। ये हम सब के लिए बीइंग हिमाचली, एक हिमाचली होने के नाते जो है वो गौरवान्वित करने वाला है। बहुत अच्छा लग रहा है ऐसा करके। आज 50वां दिन है इस कार्यक्रम का। सभी को, जितने भी लोग जुड़े हैं, अकादमी सचिव डॉक्टर कम सिंह जी, डॉक्टर इंद्र ठाकुर जी, गंगाराम राजी जी, सुदर्शन वशिष्ठा जी, हितेंद्र जी, आप सभी का बहुत बहुत, क्योंकि हम सब की एक टीम का जो है ये एक मनोयोग है, एक जो मेहनत है उसका एक प्रतिफल है कि हम 50 दिन तक एक सफल कार्यक्रम ऑनलाइन चलाने में कामयाब हुए हैं। रही बात पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम जी की, वो 70 साल से एक विषय जो लंबित था, और पिछले 5 वर्ष से जो सरकार के ध्यानाकर्षण में ये विषय था, माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश ठाकुर जयराम जी इस बात के लिए बधाई के पात्र हैं। भाषा एवं संस्कृति विभाग जो है वो बधाई की पात्र है। हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी जो है वो बधाई की पात्र है कि हिमाचल प्रदेश में एक इतिहास रचा गया है, एक ऐसी विभूति को सम्मान देकर जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। हम आशा करते हैं कि पहाड़ी गांधी बाबा कांशीराम का जो खंडहर हो रहा मकान था, उसको एक धरोहर के रूप में विकसित करने की जो एक कदम बढ़ाए हैं हिमाचल सरकार ने, उसका सदियों तक, युगों तक जो है वो गुणगान किया जाता रहेगा। ऐतिहासिक दस्तावेज ये बनेगा। सभी जितने भी लोग इसमें शामिल रहे हैं इस प्रक्रिया में, चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे साहित्यकार हो, बुद्धिजीवी हो, पत्रकारिता से जुड़े हों, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इतना ही मैं कहना चाहूंगा। सुदर्शन ऋषि सर भी जुड़ चुके हैं, आपका भी सर स्वागत। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब बात यह है कि हम सब के लिए बहुत गौरवान्वित करने वाला विषय है। हम लोगों के लिए एक मील का पत्थर ये साबित होने वाला है, और हम लोगों को जो है आगे बढ़कर के इन दिशाओं में काम करना चाहिए। आगे भी और भी हमारी जो विभूतियां हुई हैं, जो एक साहित्य हम लोगों का अभी भी कुछ लोग ऐसे रह गए हैं जिनका प्रकाशित नहीं हो पाया है। अकादमी भी उसमें बढ़ चढ़ कर भाग ले सकती है। हम लोग जितने साहित्यकार लोग हैं वो भी अकादमी तक ऐसा साहित्य पहुंचाएं जो प्रकाशित किया जा सके। भाषा एवं संस्कृति विभाग के लोग भी इसमें, अगर जैसे हमारे जिला भाषा अधिकारी हैं, ऐसे लोगों के ऊपर अगर कार्य करें तो ये एक और पुनीत कार्य होगा और एक मील का पत्थर जो है वो साबित होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं सभी को धन्यवाद करना चाहूंगा, और खासकर यशस्वी मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने व्यक्तिगत तौर पर इस कार्य में जो है वो अपनी रुचि दिखाई और इस कार्य में जो है तेजी लाई है। और बहुत बहुत उनका भी धन्यवाद, समूची सरकार का धन्यवाद, भाषा संस्कृति विभाग का धन्यवाद, हिमाचल कला संस्कृति भाषा अकादमी का भी धन्यवाद। खासकर इसलिए कि हम लोग जो ये जुड़े हैं, जिस तरह से जुड़े हैं, जो एक प्रारूप बना है ऑनलाइन कार्यक्रम का, ये ऑनलाइन कार्यक्रम आगे भी यूं ही चलता रहे जब तक हम इस वैश्विक महामारी कोरोना काल में एक जो है वो 2-4 हो रहे हैं, हम सफर कर रहे हैं, हम एक दूसरे से मिल नहीं पा रहे हैं, जो एक सामाजिक दूरी बनने जो है वो के मानक हमें पूरे करने पड़ रहे हैं। तो ये जब तक एक किसी सभागार में कार्यक्रम नहीं होते, ये कार्यक्रम जो है बहुत बहुत दूरगामी जो है वो रिजल्ट देने वाला है। क्योंकि पहले क्या होता है कि एक आधे घंटे का, 1 घंटे का, 2 घंटे के प्रोग्राम में 40 लोग बोल रहे हैं, 50 लोग बोल रहे हैं। यहाँ 1 घंटे में एक व्यक्ति जो है वो अपने विचार पूरी तरह से खुले मन से रख रहा है, और उसकी सराहना भी सभी द्वारा की जा रही है। नए लोग, और मेरे सुझाव भी है कि जो और हमारे 12 जिलों में जो लोग, चाहे वो साहित्यकार हैं, खासकर युवा लोग हैं, उनको भी, और जो जिला बच गए हैं, जो लोग बचे हैं, उनकी भी सूची बना करके हम जिलावार जो है इस कार्यक्रम को करें। कि जैसे आज शिमला का हो गया, कल चंबा का हो गया, परसों लाहौल स्पीति से भी कोई नहीं आ पाया है, या किन्नौर से हम अगर शामिल करें तो ये हम लोगों के एक और जो है वो इसका फलक जो है वो विस्तृत होता चला जाएगा।
इन्हीं शब्दों के साथ ठीक मैं है, आप सबसे धन्यवाद। इजाजत लेना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। आपने थोड़ा बात कही है जिला वाइज या दूसरी बातों को करने का, वो पहले से हम लोग इस बात पे बहुत ध्यान रख रहे हैं और आपने देखा होगा अभी तक भी हमने जी अलग अलग जिलों से भी लाया है, लेकिन अब थोड़ा सा क्योंकि अपेक्षाएं बिल्कुल लोगों की बढ़ रही हैं और कार्यक्षेत्र आप समझे थोड़ा सा विस्तृत हो रहा है, तो फिर विस्तृत हो। सब लोगों से विचार विमर्श के बाद थोड़ा सा ऐसा किया गया कि हम साहित्य की बात भी करें, कला संस्कृति भाषा और जो ये कल्चरल प्रोग्राम है गीत संगीत का, इस पर भी बात करें और जो सामायिक विषय हैं उन जी पर भी बात करें। जैसे उन बिल्कुल दिनों में बिल्कुल जब सही ये बात। तिब्बत और को लेकर के, चाइना को लेकर सीमा विवाद बहुत बढ़ रहा था, तो उस समय हमने कुलदीप अग्निहोत्री जी का एक व्याख्यान करवाया और उसके बाद वस्तु स्थिति से बहुत सारे लोग को जानकारी मिली कि असली स्थिति क्या है, ये विवाद क्या है और भारत की स्थिति क्या है, तो उससे अच्छी जानकारी भी लोगों को मिली है। इसी तरह से युवाओं को लेकर के, नशा को लेकर के कुछ बातें हुई हैं, अब सामाजिक सरोकार पर भी बातें हुई हैं। मुक्ता ठाकुर जी ने एक महिलाओं का जो वर्तमान परिस्थितियों में योगदान है उसको लेकर के एक बहुत अच्छा वक्तव्य दिया था। तो अलग अलग विषयों को लेकर के भी बात सामने आ रही है और हमारा ये प्रयास है कि हम केवल साहित्य या कहें कि कविता कहानी तक सीमित ना रहते हुए अन्य जो विषय हैं संस्कृति के साथ जुड़े हैं, जो सामायिक विषय हैं, जो राष्ट्रीयता के साथ जुड़े हैं, बिल्कुल उनको भी प्रमुखता से सामने लाने का प्रयास करें। जैसे आजकल हम हिमाचल प्रदेश में टूरिज्म की हम बात करें तो टूरिज्म संकट में है, तो टूरिज्म पर डॉक्टर नितिन व्यास हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में है पर्यटन विभाग में, उनका हमने कार्यक्रम अभी 21 तारीख को तय किया है और अभी 16 तारीख को 15 तारीख को एक हमारे साइंटिस्ट हैं कसौली से रितेश आर्य, उन्होंने जियोलॉजी में बहुत बड़ा काम किया है। लेह में भी उन्होंने पानी पहुंचाया है और पानी वहां पर खोद करके सरकार के प्रोजेक्ट में काम किया है और बहुत छोटी आयु में उस व्यक्ति ने काम किया। एक जो आज की दौर में महत्वपूर्ण बात है वो ये कि जो ये परमाणु से शिमला का जो ये NH बना है, इसमें जो पत्थर निकले हैं, जो चट्टानों की खुदाई हुई है, उसमें करोड़ों साल पुराने फॉसिल मिले हैं और वो जो जीवाश्म मिले हैं वो हिमालय क्षेत्र को, हिमाचल के इतिहास को एक नई दिशा देने वाले हैं कि हमारी प्राचीनता बहुत पीछे है, कई सालों का इतिहास है, तो उस पर उनका 15 तारीख को वक्तव्य रहने वाला है। इसी तरह से जो पुलिस के DG हैं सोमेश गोयल जी, उनसे हमने कहा कि वे कारागार के संबंध में जो हमारे कारागार में सुधार चल रहे हैं, साहित्य के साथ भी वहां जोड़ा है, कांडा जेल में साहित्य का आयोजन भी होते हैं, तो उस विषय को लेकर के उनकी भी बात हमारे सामने आएगी अगले सप्ताह। तो अलग अलग विषयों पर अलग अलग विद्वान अपने अपने वक्तव्य देने के लिए साथ आ रहे हैं। हाँ, 26 को कारगिल दिवस आ रहा है। कारगिल दिवस पर जो हमारे मंडी से ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर जी हैं, उनका उस दिन इंटरव्यू आएगा और वो कारगिल विजय दिवस के बारे में, फौज के बारे में, हमारी सेना के बारे में और उसके जो बहादुरी के किस्से हैं उसके बारे में बात करेंगे। वशिष्ठ जी यहाँ बैठे हैं और वे इस बात को जानते हैं और चर्चा भी हो रही है कि 50 वर्ष सरकार के पूर्ण होने को हैं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने ये कहा है कि 50 वर्ष हिमाचल के पूर्ण राज्यत्व के पूरे हो रहे हैं। उस दिशा में, उस उपलक्ष्य में कुछ कार्यक्रम किए जा रहे हैं। तो भाषा विभाग भी कुछ कार्यक्रम कर रहा है। अकादमी के हिस्से में उसमें 2-3 कार्यक्रम आए हैं। एक तो जो पुरस्कृत साहित्यकार हैं, साहित्यकारों में से जो कवि हैं और उनका एक काव्य संग्रह बनेगा, जिनको कविताओं पे पुरस्कार मिला है और जिनको कहानी पे और उपन्यास पर पुरस्कार मिला है, उनकी भी उन पुस्तकों में से या नई कहानियों का एक संकलन करके एक कहानी संग्रह प्रकाशित किया जाएगा और उसके लिए एक छोटी सी सब कमेटी बनी है और उसके द्वारा उसका शीघ्र चयन कर लिया जाएगा। तो इस तरह से महिलाओं का भी एक संकलन निकालने की अकादमी की योजना है और इसके साथ साथ जो पहाड़ी में अब तक हमारे यहाँ बहुत सारा साहित्य छपा है, पत्रिका के माध्यम से, आलेखों के माध्यम से, पुस्तकों के माध्यम से, तो उसमें भी पहाड़ी कहानियों का एक संग्रह है, पहाड़ी कविताओं का एक संग्रह है, नाटकों का एक संग्रह है, हम संकलित करके प्रकाशित करने वाले हैं
इसी वर्ष, क्योंकि अकादमी का भी ये स्थापना का 50वां वर्ष है, तो अकादमी की स्थापना 1971 में हुई और उद्घाटन 72 में हुआ, तो 50 वर्ष अकादमी को भी हो रहे हैं। तो इस उपलक्ष्य में भी अकादमी कुछ योजनाएं चला रही है। और जैसा हमने पहले भी कहा था कि नव संवत्सर परंपरा पर एक पुस्तक हमारी प्रकाशित होने वाली है, और पहाड़ी लोक रामायण के बारे में एक बहुत पहले किताब छपी थी, उसको हमने संशोधित करके कुछ और सामग्री उसमें जोड़ करके उसको दोबारा से हम प्रकाशित कर रहे हैं। इस तरह के भी कार्यक्रम साथ साथ में किए जा रहे हैं, हो रहे हैं। और हमारी जो प्राचीन लिपि हैं उस पे डॉक्टर ओपी शर्मा जी की एक किताब आने वाली है। हिंदी साहित्य में हिमाचल प्रदेश का जो आलेख है वो बहुत कम है। जो राष्ट्रीय स्तर पर जो हिंदी साहित्य है उसमें हिमाचल प्रदेश के लेखकों की चर्चा कम है। अब अकादमी के लिए एक प्रोजेक्ट के अंतर्गत डॉक्टर इंद्र ठाकुर जी कार्य कर रहे हैं और इनका कार्यक्रम लगभग वो तैयार होने वाली है, पुस्तक की पांडुलिपि। उसमें इनका प्रयास ये है कि पूरे जो भारतवर्ष का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें कालक्रम से हिमाचल के साहित्यकार कहाँ ठहरते हैं, उनका स्थान कहाँ है, उसका वहां पर कालक्रम के अनुसार उल्लेख रहेगा। कविताओं का कविता में और कहानीकारों का कहानी में, उपन्यासकारों का उपन्यासकारों में। तो उसमें जो भारतीय हिंदी साहित्य है उसमें हिमाचल के लेखकों को और अधिक स्थान मिल पाएगा। अभी 2-4 चुनिंदा लोगों की थोड़ी बहुत उसमें चर्चा होती है, अब अधिक साहित्यकारों को उसमें जोड़ा जा पाएगा, क्योंकि इन वर्षों में अकादमी के द्वारा पुरस्कृत साहित्यकार अब तक लगभग 110 के करीब हो चुके हैं और इस वर्ष भी पुरस्कार और घोषित होने वाले हैं। तो ये प्रक्रिया धीरे धीरे आगे से आगे बढ़ती जा रही है। तो कोरोना काल में अकादमी का ये प्रयास है कि हम फेसबुक लाइव पेज के माध्यम से और पुस्तकों का प्रकाशन के माध्यम से, पत्रिकाओं के माध्यम से इन गतिविधियों को आगे बढ़ाते रहें। इसमें आप सब लोगों का सहयोग मिल रहा है। आज के इस कार्यक्रम में जो लाइव हमारी ये परिचर्चा हो रही है, इस परिचर्चा में भी काफी लोग हमको सुन रहे हैं। अदिति जी मुझे दिख रही है, डॉक्टर ओम प्रकाश शर्मा जी हैं, अश्विनी जी हैं। क्योंकि मेरी स्क्रीन पर सब लोग अपीयर नहीं हो पा रहे हैं तो मैं सबका नाम नहीं ले पा रहा हूँ। बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़ते भी हैं, उनके सुझाव भी हमारे पास आते हैं, दूसरी बात भी हमारे साथ होती रहती है। एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जो हमारी योजना है वो ये है कि कम से कम दिसंबर तक हम प्लान कर रहे हैं कि दिसंबर तक ये कार्यक्रम चले। उसमें 30 को प्रेमचंद जयंती आ रही है और कोई साहित्यकार होंगे, उनकी कोई आगे जयंती आएगी, कोई और स्मृति दिवस आएगा। राष्ट्रीय स्तर पर हमारे साहित्यकार हैं, हमारे कोई सेनानी हैं, कोई पुरस्कार विजेता है, या सामाजिक क्षेत्र में या साहित्य में किन्हीं का बहुत विशिष्ट योगदान है, तो उनके जैसे पीछे आपने देखा होगा 5 जुलाई को हमारा कार्यक्रम पहले निश्चित हो चुका था। एक डॉक्टर पूर्णिमा चौहान जी का जो सेक्रेटरी रही पहले, उनका वक्तव्य था हेरिटेज ऑफ कल्चर ऑफ हिमाचल, उस पर बहुत अच्छा उनका व्याख्यान रहा। लेकिन उस दिन परम पावन दलाई लामा जी का जन्मदिन था। फिर हमने ये सोचा कि 7 बजे का तो जैसा निश्चित है वैसा ही चलेगा, तो 4 बजे के कार्यक्रम में PN शर्मा जी जो 96 वर्ष के वयोवृद्ध साहित्यकार हैं, धर्मशाला में परमानंद शर्मा जी, वे दलाई लामा के साथ भी उन्होंने काम किया है, उनका ट्रांसलेशन भी करते हैं और एक साहित्यकार के तौर पे, एक मित्र के तौर पे वो उनके साथ जुड़े हुए हैं। तो उन्होंने एक रिकॉर्डेड प्रोग्राम पूरा 1 घंटे का हमको भेजा और हमने उसको 5 जुलाई को चलाया। PN शर्मा जी ने अपने साहित्य की बात भी की, बुद्धिज्म की बात की और परम पावन दलाई लामा जी के बारे में भी उनका वक्तव्य रहा। तो इस तरह जो दिवस आ रहे हैं, सौरभ कालिया का है, विक्रम बत्रा का है, या कोई और दिवस आता है, उन पर भी हम थोड़ा थोड़ा विचार उसमें करते रहेंगे, ताकि जो इतिहास के विस्मृत पन्ने हैं उन पर भी चर्चा हो पाए, उन पर भी बात हो पाए। यह भी हमारा प्रयास रहेगा। तो मैं वशिष्ठ जी से थोड़ा सा ये फिर से आग्रह करूंगा कि आज की जो हमारी परिचर्चा हो रही है, या इस कार्यक्रम को और क्या दिशा दी जा सकती है, कैसे इसको और अच्छा बनाया जा सकता है, उसमें भी थोड़ा सा हमारा मार्गदर्शन करें श्री वशिष्ठ जी। अब क्योंकि हमारे प्रदेश को बने काफी साल बीत चुके हैं और जैसे 1970 में
जो है वो प्रस्ताव पास हुआ था स्टेटहुड का, 1971 में स्टेटहुड मिली अकादमी को, 50 साल के लगभग हो गए। तो बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि इसमें दिक्कत है कि हमारे प्रदेश में सिर्फ एक ही अकादमी है, क्योंकि दूसरे प्रदेशों में कई जगह 10 अकादमी है, 15, 20, 30 अकादमी, अलग अलग भाषा की अलग अलग अकादमी है। संस्कृत की अलग है, तो हिंदी की अलग है, मैथिली की अलग है, इस तरह से संगीत की अलग है, नाटक की अलग है। क्योंकि यहाँ एक ही अकादमी है, तो इसलिए अकादमी पर लोगों की अपेक्षाएं बहुत ज्यादा हो जाती है। विभाग भी है, अकादमी भी है, तो सारा जो कला संस्कृति का काम है वो सारी, क्योंकि फील्ड बहुत लंबी चौड़ी है, संस्कृति एक बहुत व्यापक शब्द है, इसमें कितनी चीजें आती है। तो जैसा कि करम सिंह जी ने बताया कि जो साहित्य में पुरस्कृत साहित्यों का काव्य संकलन या कहानी संग्रह आएंगे, वो भी एक बड़ी अच्छी बात है। ये जो आपने कार्यक्रम शुरू किया है, इसको भी आप एक पिन पॉइंट करके कोई एक टॉपिक देकर जो है वो आगे चला सकते हैं, ताकि एक विषय पर एक आदमी पूरी तरह से अपना व्याख्यान रखे, या एक साहित्यकार है पूरा सारा कुछ बताए कि कैसे बना, क्या हुआ। तो इस तरह पिन पॉइंट करके भी इन कार्यक्रमों को आगे कराया जा सकता है, जिससे कि आपके पास रिकॉर्ड भी हो, लोगों को भी पता लगे कि हमारी स्थिति क्या है, हमारा साहित्य क्या है, हमारे लोक नाट्य क्या है। क्योंकि ये क्षेत्र जो है बहुत लंबा चौड़ा है, एकदम से इसको समेटना जो है बहुत मुश्किल है, लेकिन धीरे धीरे करके, जैसे आपका सप्ताह में एक प्रोग्राम आता है, तो उस तरह से एक धीरे धीरे करके इन सारी चीज़ों पर हम काम कर सकते हैं। और इस काम के बहाने से या इन चीज़ों को करके हम अपने आने वाले जो पीढ़ी है उसको बहुत कुछ दे सकते हैं। क्योंकि आज स्थिति ये हो गया कि आने वाले बच्चे जो है उनको साहित्य में कोई रुचि नहीं रही, जो लोक संगीत है, लोकगीत है, उसका स्वरूप बहुत बिगड़ चुका है। अगर आप किसी बच्चे से पूछेंगे हिमाचल का साहित्यकार कौन है, इवन जो पढ़ा लिखा है एमए वाला है, उसको भी वो नहीं बता पाता एक दो नाम की हमारे साहित्यकार कौन है, या हमारे कलाकार कौन है, या पहले कौन हो चुके, अब कौन है। तो इस तरह की चीजें, चाहे वो किसी फील्ड में हो, साहित्य हो, कला हो, नाटक हो, लोक नाट्य हो, चाहे स्वतंत्रता संग्राम हो, राजनीति हो, कला हो, जिस भी फील्ड में हो, उनकी जानकारी हमारे आने वाली पीढ़ी को मिलना जरूरी है। और उनको ये पता होना चाहिए कि हमारी विरासत ही है, और उस विरासत को उन लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज का जो युग है, मार धाड़ का, भाग दौड़ का, नई तकनीक का, खासकर जो नए बच्चे हैं वो तो इन चीज़ों से बिल्कुल हट गए हैं। जैसे पढ़ने लिखने की जो है अपना जो कोर्स का, वही उनका एक ध्येय रहता है कि हम किसी तरह अपना कोर्स का काम करें और आगे। तो इन चीज़ों का भी जो हमारी कलाएं हैं, हमारा साहित्य है, हमारी थाती है, वो सारी चीज़ें, परंपरा जो वो आगे चलनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अभी चलो या इस तरह का काल चला, तो इस माध्यम से और उसके बाद जो दूसरे माध्यम है, उनसे भी हम आगे अपनी जो सांस्कृतिक थाती है या विरासत, उसको आगे ले जा सकते हैं। जी, एक कार्य तो हम लोग करने वाले हैं, ये जो हर रोज कार्यक्रम होता है। जी, आप कुछ कह रहे हैं? जी, वीरेंद्र जी कुछ इसमें नहीं, मैं जो वशिष्ठ जी ने, एक मिनट जी, जो वशिष्ठ जी ने 2-3 बातें कही हैं, वीरेंद्र जी एक मिनट, जो वशिष्ठ जी ने 2-3 बातें कही हैं, वो भी उसमें महत्वपूर्ण बातें हैं दो। एक तो बच्चों के लिए, और एक ये जो कार्यक्रम हम हर रोज कर रहे हैं, जैसे आज का भी ये कार्यक्रम हो रहा है, ये सारे ऑन रिकॉर्ड रहेंगे, फेसबुक पेज पर हमारे इसका रिकॉर्ड रहेगा। आज ही हितेंद्र जी ने एक एडवाइस टेक्निकल ये दी हमको कि कहीं अगर कोई कंप्यूटर में या किसी में कोई ऐसा गड़बड़ होता है, तो ये जो बहुत हमारी प्रॉपर्टी है बची रहनी चाहिए। तो उसके लिए हमने ये डिसाइड किया है कि इसको हम एक हार्ड डिस्क में जो है साथ साथ में कैप्चर करके उसको स्टोर करते रहेंगे, ताकि वो एक परमानेंट रिकॉर्ड हमारा बनता रहे। और 2-3 जगह पे इसका भी हम रिकॉर्ड रखेंगे, ताकि अकादमी के बारे में, अकादमी के कलेक्शन में जो है किसी साहित्यकार ने कब क्या कहा, जैसे उस दिन बहुत सारी बातें होती है। मैं M.R. ठाकुर जी की मुझे एक बात याद आ रही है, वशिष्ठ जी उसके गवाह हैं। वो अपना मोनोग्राफ खुद लिखने बैठ गए और वो पूरा नहीं हो पाया, बीच में रह गया, क्योंकि उस समय थोड़ा उनकी स्थिति शारीरिक रूप से अच्छी नहीं थी, थोड़ा बीमार रहने लगे थे। लेकिन जो उनकी महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी, वो ये कहते थे कि
मैं अपने बारे में जो जानता हूं, जो मैं अपने बारे में कहना चाहता हूं, वो कोई दूसरा नहीं कह पा रहा है। कई लोगों ने उनके इंटरव्यू छापे, उनके बारे में लिखा, काफी कुछ छपा, लेकिन जो कुछ उनके बारे में कहा जाता था उससे वो खुश नहीं होते थे। वो कहते थे कि मैं अपने आप को ज्यादा जानता हूं, मैं अपने बारे में ज्यादा अच्छा लिख सकता हूं। ये बात मेरे ख्याल में सभी साहित्यकारों पर कहीं ना कहीं बात लागू होती है। तो अभी जब डॉक्टर गंगाराम राजी का जिस दिन संबोधन था, तो 1 घंटे के समय के बाद इनको पता ही नहीं चला कि ये कहाँ तक तो बोलते गए, कहाँ तक बात करते गए। एक एक रचना पर कई संस्मरण, कई बातें, कई चीजें साथ में साझा होती गई। तो लिखते हुए शायद वो माहौल नहीं बन पाएगा, सुनाते हुए वो माहौल नहीं बन पाएगा जो उस दिन वो एक धारा प्रवाह रूप से कह गए। अब वो हमारे पास रिकॉर्डेड है चीजें बहुत सारी, तो उनको ये दोबारा देख सकते हैं। कोई इनके शोध करने वाला है वो उसको उसका रेफरेंस देख सकता है। तो मेरे ख्याल में इस तरह की जो चीजें हैं, इस रिकॉर्ड को हम पूरी तरह से प्रिजर्व करेंगे, ये हम बिल्कुल तय कर चुके हैं और ये प्रक्रिया हमने शुरू कर दी है। और हितेंद्र जी इस काम को देख रहे हैं, वो ये सारा हमें कलेक्शन बना के देंगे। जो एक बाल साहित्य की बात की है, तो जैसा मैंने कहा कि अकादमी का भी 50वां वर्ष है और सरकार का भी, हिमाचल के गठन का भी 50वां वर्ष है। तो उसमें डायरेक्टर मैडम जो हमारी है कोमल सिंह जी, उनकी बहुत इच्छा है और उन्होंने कहा कई बार कि एक पत्रिका शुरू करें। और उसके लिए अब उन्होंने ये कह दिया है, तय हो गया है ये कि 14 नवंबर को इस बार के बाल दिवस में उस पत्रिका का लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी करेंगे। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि 3 पत्रिकाएं हमारी पहले चल रही हैं, मैन पावर हमारे पास नहीं है, लेकिन क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री का संकल्प है और डायरेक्टरी भी ये चाहती है और अकादमी को भी बाल साहित्य के लिए थोड़ा आगे आना चाहिए, क्योंकि बाल साहित्य को लेकर के कोई भी पत्रिका हमारे पास कम से कम हिमाचल में तो नहीं। तो अगर ये प्रयास थोड़ा सा हम लोग प्रैक्टिकली कर पाएंगे, और ये तो किया ही है कि एक अंक तो हम 14 नवंबर को किसी तरह से निकालेंगे और पवन चौहान से आदित्य गुलेरी वगैरह या और भी जो बाल साहित्य में लिखने वाले हैं उनसे रचनाएं वगैरह हमने थोड़ा आमंत्रित करनी शुरू कर दी है। उसका प्रारूप क्या हो, उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए, क्या क्या उसमें छपना चाहिए, और वो अभी मेरे ख्याल में हिंदी में छपेगा तो काफी है। कुछ लोग कह रहे हैं कि उसको हिंदी अंग्रेजी दोनों में करिए। तो आप लोग भी उसमें अपना विचार रखें, बात करें, तो कैसा सुझाव आते हैं, क्या निर्णय हो पाएगा। तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में कार्यकारी परिषद की बैठक हो रही है 29 जुलाई को। तो 29 जुलाई को जो बाल साहित्य पत्रिका है इसका भी अंतिम निर्णय हो जाएगा। और तो जुलाई में माननीय मुख्यमंत्री की जैसे ही इसे स्वीकृति प्राप्त हो जाती है कार्यकारी परिषद में, तो उसके बाद हम पूरा ये प्रयास करेंगे कि 14 नवंबर को इसका एक पहला अंक निकले। और आप सब लोगों का सहयोग रहेगा तो उसको फिर वार्षिक, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक कुछ भी किया जा सकता है, उसको आगे बढ़ाया जा सकता है। और अब तो थोड़ा सा ये हम लोग ऑनलाइन आ रहे हैं और इसको ई मैगजीन के रूप में भी किया जा सकता है। तो ये बातें थी जो आज हम लोग आपस में कुछ एक दूसरों के साथ शेयर कर पाएंगे। तो ये 2-3 विषय थे। इसके अलावा कुछ और आपके मन में हो डॉक्टर गंगाराम राजी से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि जो हमारी बात हो रही है इसमें कुछ और अगर वो जोड़ना चाहें, कुछ और परामर्श देना चाहें। ये बहुत बहुत अच्छा कार्यक्रम हो रहा है। ये मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो हमारे दिल्ली का ये कार्यक्रम है जो रोज हो रहा है, इसको विषय के साथ ही बांध दिया जाए। जैसे सोमवार को अगर कहानी पर बात करनी तो दूसरे सोमवार को भी कहानी पे हो, या फिर जैसे कविता आप एक टाइम टेबल जैसा बना लें ताकि अपने इंटरेस्ट के लोग उस दिन ज्यादा से ज्यादा उस प्रोग्राम को देखें। और वो सब जगह शायद ऐसा ही होता है। एक बात और जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो मेरे को अच्छी लगती है, आप जिस काम को पकड़ते हैं बहुत अच्छी तरह से, मैं आपके पे नहीं है कहना, जो आपकी टीम है आज तक की, सुदर्शन जी भी साहित्य में रहे, इसमें रहे, आपकी अकेडमी में रहे, आज का काम बहुत बढ़िया है क्योंकि आपको अपने उस पक्षी की तरह भरोसा है जो शाखा पर बैठते, वो शाखा जब हिलती है तो वो डरता नहीं है क्योंकि उसको अपने पंखों पर भरोसा है।
पेड़ अगर गिरेगा भी तो पंखों से उठ जाएगा। वो भरोसा आपका हमेशा रहना चाहिए, और इसीलिए आपको राजनीति क्या, मुख्यमंत्री जी, सब लोग साथ आपकी टीम का साथ देते हैं। हम भी उसी तरह से चलते हैं, क्योंकि आप भरोसा जी। है। अगर कैप्टन अच्छा नहीं होगा तो जहाज कहीं भी इधर उधर कर जाएगा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि आपके काम को देखते हुए ही मैं बात कर रहा हूँ। और मैं ये विशेष बात है जो मैं यहाँ रख रहा हूँ कि आप इस कार्यक्रम को टाइम टेबल के अनुसार, विषय के अनुसार फिक्स कर दो। जैसे सोमवार को जी। उपन्यास होंगे या मंगलवार को, जिस तरह से आप उसको करना चाहते हैं उस तरह से करिए। और वो व्यक्ति, मेरे को मालूम है कि 7 बजे भक्ति के गीत शुरू होंगे, तो मैं 7 बजे अपना ट्रांजिस्टर ऑन कर लेता हूँ, वो भक्ति सुनता हूँ। मेरे को मालूम है किस स्टेशन से चलता है। इसी तरह से हम इस कार्यक्रम को जो ये करते रहेंगे, और ये आपको बहुत लंबा खींचना पड़ेगा, बहुत लंबा, और उसको खींचिए आप। और ये इस तरह से हम साहित्यकार, क्योंकि हमको मालूम है कि हम भी सक्रिय हो जाते हैं, हमको भी एक तरंग आ जाती है अंदर अंदर से। ये मैं एक गालिब की बात आपको बीच में सुना लेता हूँ। गालिब को एक बार 5,000 रुपए का, उस 5,000 अशरफियाँ मिली। तो वो क्या थे, वो उन्होंने क्या किया कि वो शराब खरीद लिया, शराब की बोतल खरीद लिया, कदम से लेकर के जब पहुंचने लगे तो उनकी वाइफ ने बोला कि ये क्या है, हमारे पास ये शराब से तो पेट भरेगा। तो उन्होंने अपनी घरवाली को बोला, कहते ये जो पेट का काम है वो ऊपर वाले का हाथ में है, वो भरेगा, लेकिन शराब का काम उसके में नहीं है, इसलिए मैं शराब ले आया। तो मेरा कहने का अर्थ ये है कि हम जो आप अपने भरोसे से जो आप कर सकते हैं, और इसलिए वो ऊपर वाला आपकी मदद करता रहता है और वो होता रहता है। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात है डॉक्टर साहब। अभी तक जो हम लोग ये कर पा रहे हैं, हम 2 हफ्ते का कार्यक्रम पहले तैयार कर लेते हैं, और 1 हफ्ते का फिर हम डिक्लेयर कर देते हैं। अगले हफ्ते का हमें पता होता है कि हमने, और जो आने वाला है उसको हम कम्युनिकेट कर देते हैं कि भाई आप अपनी तैयारी रखिए। अब विषय पे हम पूरी तरह से नहीं बांध सकते, 50% हम बांध रहे हैं। पूरी तरह इसलिए नहीं बांध पा रहे हैं कि कुछ लोगों का तो, जिनके पास कविता कहानी सुनाने को नहीं है, वो तो उस विषय पे आ जाते हैं कि ठीक है, अब मुझे अगर कल्चर पॉलिसी पे या उस पे बात करनी है तो मैं उसी पे बात करूंगा, वहां संभव हो जाता है। लेकिन जो कविता कहानी वाले खासकर लोग हैं, उनके साथ उनको मोह ये रहता है कि हम अपनी सुनाएं। तो हम लोग थोड़ा ये इंसिस्ट कर रहे हैं कि जो उस दिन पर्टिकुलर कोई दिवस है, मान लीजिए कोई पर्यावरण दिवस है, कोई और दिवस है, तो उनको हम ये कहते हैं कि भाई 5-10 मिनट आपको इस विषय पे बात करनी है, उसके बाद आप अपनी बात कहें, और अपनी बात भी इस तरह से करें जैसे अब तक होती रही है। बहुत अच्छी केआर भारती जी ने बात की है, पूरी अपनी यात्रा बताई, रेखा जी ने उस दिन बहुत अच्छा किया। कई लोग ऐसे हैं जिनका साथ मीडिया में आने की दिक्कत होती है कि हम नहीं आ पाएंगे, लाइव नहीं जा पाएंगे, हो नहीं पाएगा, तो उसके लिए भी हमें टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे रेखा जी थोड़ा झिझक रही थी, मैं नहीं कर पाऊंगी, फिर भावुक जी को बोला, कृष्णा जी को बोला कि आप जाकर के उनके घर में उनसे लाइव करवाओ, तो उन्होंने जाकर के उनके पूरा जो है वो व्यवस्था करी और पूरा उनका लाइव करवाया। तो इस तरह से भी प्रयास हो रहे हैं। लेकिन जो आपने बात कही है कि हम पहले फिक्स कर दें, अभी तक हम एक ही चीज फिक्स करेंगे कि संडे को हम कल्चर प्रोग्राम रखेंगे, ये हमने निश्चित कर दिया है। लेकिन जो आपकी बात ठीक है कि साहित्यकार कौन किस दिन आएगा, हाँ अभी हम विषय नहीं दे रहे थे कि वो साहित्यकार है या कलाकार है या क्या बात करने वाला है। तो अब आपकी बात तो हम पूरा कोशिश करेंगे कि उनके साथ में उनका विषय भी साथ में आ जाए कि वो किस विषय पे बात करने वाले हैं, क्योंकि अलग अलग विषय, जैसे अभी हम एक एनजीओ के साथ हैं, आपने देखा होगा शिमला में, वो सुशील जी हैं, सुशील तनवर जी, वो व्हील चेयर पे चलते थे, इसमें SBI शिमला में थे, और ब्लड डोनेशन कैंप वगैरह का बहुत ज्यादा अरेंज करते थे, तो उनका बहुत बड़ा काम है। अब उनका एक दिन मैसेज आया मुझे कि मैं भी कोई बात शामिल हो सकता हूँ। फिर मैंने सोचा क्या बात करेंगे, फिर मैंने ये सोचा कि हाँ इनको बिल्कुल मौका मिलना चाहिए, और उनको हमने मौका दिया।
कहते मैं तो ना कविता लिखता ना कहानी लिखता, तो मैं वहाँ क्या करूंगा। मैंने कहा आपने जो समाज सेवा अब तक की है, बहुत सारे ब्लड डोनेशन कैंप लगाए, लोगों को इंस्पायर करा है, और समाज सेवा के कार्य में आजकल कोरोना चल रहा है, तो उसमें इस तरह की जो एनजीओ की भूमिका क्या है, वो लोग क्या कर सकते हैं, उनकी गतिविधियां क्या हो सकती है। तो उन्होंने कहा हाँ ये मेरा विषय है, इस विषय पर मैं बात करता हूँ। तो ऐसे ही 16 तारीख को उनका कार्यक्रम रहेगा। तो ऐसे ऐसे विषय भी हम थोड़ा थोड़ा बीच बीच में ले रहे हैं कि जो सामाजिक विषय हैं, लेकिन जो डॉक्टर गंगाराम राजी जी की बात है उस पर हम पूरा फोकस करेंगे, और उसको हम जरूर करेंगे कि जिस दिन कोई कवि आने वाला है तो कविता पाठ और अपना रचना पाठ होगा, कहानी पाठ होगा तो कहानी की बात करेंगे। तो ये हम पहले से विषय और उसकी रूपरेखा तय कर देंगे, ताकि जो आने वाले विद्वान हैं, कवि लेखक हैं, उनको भी तय हो, और सुनने वालों को भी पता हो कि मुझे किस दिन सुनना है। और अब बहुत सारे लोग पहले से तय कर भी लेते हैं कि मुझे किस दिन सुनना है, किसको सुनना है। वो विषय की वेरिएशन जब जब साथ में आएगी तो हम उसको पूरा प्रयास करेंगे। इसके लिए आपका बहुत धन्यवाद, इस सुझाव के लिए बहुत अच्छी बात आपने की है। इस बात को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर इंदु ठाकुर जी से मैं थोड़ा सा कहना चाहूंगा कि आप कुछ अपनी बात कहें, इसके बाद कुछ और कहना है। जी, जिस तरह से हमारे ये कार्यक्रम चल रहे हैं और विभिन्न विषयों को लेकर के, बीच में म्यूट करें, आवाज कुछ और भी आ रही है। हाँ इतेंद्र भाई, बीच में कोई आवाज आ रही है, जरा चेक करें। हाँ जी बोलिए। जिस ढंग से चर्चा चल रही है, और विशेष करके जो हमारे वरिष्ठ साहित्यकार हैं, और इस प्रकार से विभिन्न विषयों को लेकर के बात चली, डॉक्टर गंगाराम जी राजी ने कहा कि एक विषय स्थापित कर दिया जाए, और तब करके कार्यक्रम, जब भी कोई कार्यक्रम, मुझे लगता है जब कोई कार्यक्रम किसी संस्था के माध्यम से चलाए जाते हैं तो उसमें उनका अंतिम प्रारूप रखना कि ये तो अंतिम हुआ, वो बड़ा मुश्किल है। पर फिर भी जो हमारे दर्शक हैं और जो हमारा हिमाचल का जो प्रबुद्ध वर्ग है, मैं कहना चाहूंगा, मैं तो बड़ा सौभाग्यशाली हूँ कि इन सब लोगों के बीच मुझे जुड़ने का सुअवसर प्राप्त हुआ, अकादमी के माध्यम से सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ। और जो ज्ञानवर्धन जो इस प्रकार से चर्चाओं के द्वारा हो रहा है, इसमें जो नए युवा साहित्यकार है, मैं हिंदी का विद्यार्थी हूँ, और जब मैं अपने नए विद्यार्थियों के बीच में जाता हूँ और जब उन्हें मैं सुनता हूँ, तो कहीं ना कहीं अकादमी के जो वरिष्ठ लोग हैं, जिन्होंने अपनी पूरी सतत साधना के द्वारा अपने लेखन को जनमन तक पहुंचाया, और जैसे ही वो ये काम करते हैं तो युवा में एक मनोरंजन, और साथ में मनोरंजन के साथ एक जिज्ञासा तो जगी है। और विशेष करके इस कोरोना पीरियड में, विशेष करके इस कोविड को लेकर के, लोगों के पास समय बहुत ज्यादा मिल गया है एक दूसरे से समझने का, एक दूसरे से बातचीत करने का। तो अकादमी का बड़ा सराहनीय काम, और आप पूरी टीम का है ये, जिसमें कुछ पर्दे के पीछे लोग हैं, आप जैसे लोग हैं। हाँ, हर काम में एक सुधार की गुंजाइश रहती है, और उसका पृष्ठ पोषण भी सही होना चाहिए, उसकी जो है उसका निकष मानदंड प्रतिमान भी सही होना चाहिए। और इन मानदंडों को लेकर के इस प्रकार की चर्चा यदि हम हफ्ते में एक बार करें, तो अगले हफ्ते में आने वाले जो कार्यक्रम वो और अच्छे ढंग से आ सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है, जिससे हमारा अकादमी का कार्यक्रम देश के अन्यत्र जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, श्रोता सुन रहे हैं, वो इससे और अच्छा ज्ञान अर्जित कर सकते हैं, क्योंकि हिमाचल में कोई कमी नहीं है इसमें विद्वता की। और ये जो प्लेटफॉर्म हमें मिला है अकादमी के माध्यम से, और वरिष्ठ लोगों को जब हम सुनते हैं तो ऐसा लगता है हमें कुछ और करने की जरूरत है। इसलिए केवल एक किताब या एक रचना लिखने से इतिश्री नहीं हो सकती। इन वरिष्ठ लोगों को सुन करके, इनको पढ़ करके ही हम अपने पाथे का निर्माण कर सकते हैं, और ये अकादमी कर रही है। इसलिए मेरा तो यही मानना है कि हम सभी एकात्म भाव से, सभी एकत्व भाव से या समष्टि भाव से इस कार्यक्रम को आगे ले जाएं, और जिसमें कमी है उस कमी को हम सुधारें, और कमी निकालने वाले ऐसे वरिष्ठ लोग हैं। मुझे लगता है ये कार्यक्रम बहुत आगे तक जाने वाला है, और उसमें सकारात्मक दृष्टिकोण रहे, ये मेरा मानना है। बहुत बड़े डॉक्टर इंद्र जी, अगर आप मेरे ख्याल में तो थोड़ा सा एक बात कर लेते हैं। एक चीज तो हम निश्चित कर लेते हैं कि संडे का दिन हमने रखा है कल्चर प्रोग्राम के लिए 7 बजे का, और साप्ताहिक समीक्षा जो है, अगर आप ठीक से समझें, और तो इसको हम हर रविवार 4 बजे का, जो अभी जैसे हम लोग बैठे हैं 4 से 5 एक घंटे के लिए साप्ताहिक समीक्षा भी, और कोई नया विषय भी जो सप्ताह के दौरान चर्चित हो, तो उस पर 2-4 लोग, जैसे आज हम 5-6 लोग बात कर रहे हैं, ऐसे ही बात कर सकते हैं, क्योंकि 4 लोग काफी रहते हैं, इसमें आवाज भी ठीक आती है, डिस्टर्बेशन भी नहीं होती है, और पिक्चर भी क्लियर दिखती है।
तो सुनने वालों को भी ये रहता है कि हम ठीक सुन रहे हैं और कुछ बात कोई मैसेज जा रहा है तो उसका संप्रेषण ठीक से हो पाता है, कम्युनिकेशन हो जाता है। तो मेरे ख्याल में अगर आप लोग ठीक समझें तो और थोड़ा विषय भी सुझाएं कि अगले सप्ताह किस विषय पे बात हो सकती है, और विषय के साथ साथ जो स्पेशलाइजेशन थोड़ा सा कि कौन लोग उस विषय पे बात कर सकते हैं। जैसे कुछ और भी विषय हमारे साथ चर्चा में चलते रहते हैं। माननीय चेतराम गर्ग जी हमीरपुर से शोध संस्थान से आए थे, परसों उनके साथ बैठ के बातचीत हुई। जब इंद्र जी के घर से बैठ के मैंने 4 बजे लाइव कर रहा था तो वहां वो बैठे थे, उसके बाद उनके साथ परिचर्चा हुई। तो एक गांव का इतिहास, हमारा गांव हमारी विरासत, ऐसा कुछ हम सोच रहे हैं। तो अगर किसी सप्ताह के लिए कोई ऐसा निश्चित हो जाए कि आज हम इस गांव की बात करने वाले हैं और उस गांव के बारे में जो जानकार लोग हैं, चाहे वहां के स्थानीय हों चाहे बाहर के हों, या किसी एक विषय को लेकर के, तो अलग अलग नए नए लोग आते जाएं और एक आध बार कोई हमारा वरिष्ठ लोग आदमी बीच में बैठा रहे ताकि बातचीत जो है वो ठीक से हो पाए और नए नए लोगों को इसमें लिया जाए। तो मेरे ख्याल में कुछ बहुत सारी चर्चाएं, बहुत सारी बातें आ सकती हैं, क्योंकि हिमाचल प्रदेश को जानना, हिमाचल की जो कला है, संस्कृति है, जो कल्चरल हेरिटेज है, उसके बारे में बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है। हमारे किले कहाँ पे हैं, कितने हैं, किस गांव की इतिहास क्या है। डॉक्टर ओपी शर्मा जी हमको सुन रहे हैं, स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इनका ये विषय है लोक साहित्य का, तो इनसे भी ये परामर्श रहेगा। चित्राम जी से भी हमारा परामर्श हो रहा है। और कला में लेकर के, जैसे म्यूजियम के बारे में अभी तक हम कोई बात नहीं करे, तो मैंने डॉक्टर हरीश चौहान जी से बात की थी कि एक दिन आप आइए लाइव और म्यूजियम पे आप 1 घंटा बात कीजिए। उन्होंने कहा ये बहुत अच्छा रहेगा कि हम शिमला म्यूजियम के बारे में बात करें। मंडी में हमारे पास एक बहुत अच्छा म्यूजियम है, उसके बारे में बात हो सकती है। ऐसे ऐसे अलग अलग बहुत सारे, मंडी के 4 लोग इकट्ठे हो जाएं और मंडी की जो कल्चर की धरोहर है उस पर बात करें। कभी चंबा के बारे में बात कर लें, कभी पालमपुर के बारे में बात कर लें, कभी कांगड़ा किला के बारे में बात कर लें। कुछ इस तरह की चर्चाएं अलग अलग विषयों पे हो सकती हैं। तो उसमें आप लोग थोड़ा अपना सुझाव भी दें और एक ग्रुप में कम से कम 3 या 4 लोगों को ऐड करके कि इस विषय पर ये लोग बात कर सकते हैं। अब जैसे 30 को प्रेमचंद जयंती का कार्यक्रम आने वाला है, तो हम ये निर्धारित करें, मैंने डॉक्टर इंद्र जी से कहा भी है, रिक्वेस्ट की है इनसे कि उसमें 4 लोग आप छांट लीजिए, कौन लोग हैं जिन्होंने प्रेमचंद जी को पढ़ा है, उस पर एक अच्छी बात कर सकते हैं। तो प्रेमचंद जयंती के दिन जो 7 बजे का जो हमारा लाइव होगा, 1 घंटे का लाइव जो हम 7 बजे करेंगे, उसको हमारा जो प्राइम टाइम है 7 बजे का, उसी में हम करेंगे और ऐसे ही 4-5 लोग बैठ करके चर्चा करेंगे। लेकिन विषय पूर्व निर्धारित रहेंगे, खाली गपशप हम नहीं करेंगे। कोई निबंध पे बोलेगा, जैसे हमने गुलेरी जयंती में छोटा सा एक प्रयास किया था, किसी ने निबंध पे कहा, किसी ने कथा पर कहा, किसी ने कविता पर कहा। तो अलग अलग विषयों को लेकर के बात हो जाए ताकि रेपिटेशन भी ना हो और उनको पहले से ही पता हो कि हमें उस दिन आकर के 10-15 मिनट के लिए किसी विषय पर बोलना है, तो उसकी पूरी तैयारी भी रहे ताकि लोगों को एक हेल्दी डिस्कशन सुनने को मिले। तो इसके अलावा आप लोग कुछ और कोई बात करना चाहें तो ठीक है। गंगाराम राज जी कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं बीच में भूल गया था। जो यहीं से हम शुरू करें, जो अकादमी ने जिन पुस्तकों पे पुरस्कार दिया है, उस पुस्तक की चर्चा विद्वानों के द्वारा होने जानी चाहिए। किसी समय में ये ऐसा नहीं है कि मेरी किताब का हो। जिन अकादमी ने जिन पुस्तकों के ऊपर पुरस्कृत किया जिस पुस्तक को, उस पे चर्चा होनी चाहिए। तो वो इस तरह से आप हफ्ते में 1 दिन चर्चा किसी भी पुस्तक के ऊपर चलिए आपने बात कह ली, हमने मान ली। चलिए आपने बात कह दी, हमने मान लिया। हम शुरुआत आपसे करते हैं। थैंक यू सो मच। नहीं, लोग ऐसा बोलेंगे ये नहीं, देखिए नहीं, वो देखिए ऐसे इसलिए आपसे इसलिए शुरू करेंगे कि आपको क्या कहना वो आपको मालूम। आप पर कुछ लोग कार्य कर रहे हैं, कुछ लोग शोध कर रहे हैं, कुछ बात हो रही है ना। 3-4 लोग ऐसे मेरे ध्यान में हैं जिन्होंने आपको पढ़ा है, आप पर लिखा है, आप उसमें तो एक रेडीमेड कार्यक्रम बन सकता है। किसी दूसरे के बारे में कहना होगा तो उसको किताब देनी पड़ेगी कि आप इस पुस्तक को पढ़िए। तो या तो फिर हम पुरस्कृत साहित्यकार पर बात करें एक, या अकेला एक किताब पर बात करें। मेरे ख्याल में अकेला एक रचना में हम किसी साहित्यकार पर चर्चा नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए अगर हमको वशिष्ठ जी पर बात करनी है
तो इनकी जी। पुरस्कृत किसी एक रचना पर हम बात नहीं कर पाएंगे, हमें वशिष्ठ जी के पूर्ण साहित्य पर कम से कम बात करनी पड़ेगी, विधा वाइज कुछ ना कुछ। और 1 घंटे की डिस्कशन में हम इस तरह के विषयों को तो ले सकते हैं कि जो हमारे चर्चित विद्वान हैं, जो हमारा साक्षात्कार करना है या किस पर हमने बात करनी है, पूरी जी, तैयारी आप के साथ हो, पूरी तैयारी के साथ हो, कम से कम 3 या 4 लोग उसमें बात करें और मेरा पूरी मतलब तैयारी मेरे के से साथ हो। जी, मेरा मतलब था कि वो एकदम से मेरे से बात निकली, आप इस पर विचार कर सकते नहीं हैं नहीं अच्छी कि बात, नहीं नहीं इसको किस अच्छी ढंग बात से है, करें। अच्छी बात। जी, नहीं नहीं, हम ये जी, चाह रहे जी, हैं, हम ये चाह रहे हैं, साक्षात्कार भी चाह रहे हैं कि किसी एक विद्वान जी, के साथ कोई रिकॉर्डेड किसी का इंटरव्यू हमारे पास कोई दे दे, उसको भी हम जी, चलाएंगे। देखिए कि 4 बजे का रोज का भी हम कार्यक्रम 4 बजे चला सकते हैं। अब जी लोग सर, कोई हम वीडियो अपलोड करते हैं, कोई चर्चा करते हैं, तो 4 बजे हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ते हैं, बहुत सारे लोग देखते हैं कि 4 बजे आज क्या आने वाला है। कभी हम गीत सुना देते हैं, कभी हम कोई वीडियो चला देते हैं, कभी हम कोई डॉक्यूमेंट्री दिखा देते हैं, कभी कोई हम अपने आप कोई लाइव आके बात कर लेते हैं। जैसे आज हमने एक बहुत अच्छा एक महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा हो गई है। तो इस तरह से 1 घंटे का समय हमारे पास रहता है, तो उसको हम प्लान कर सकते हैं। उसके लिए हमें 7 बजे के लिए जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जी, ये जरूर हो कि जिस विद्वान पर हमने चर्चा करनी है उस पर 3 लोग पूरी तरह से पढ़ करके तैयारी करके आए, राइट ये हो सर, सकता जी, है। और खासकर जी, एक चीज हम और चाहेंगे, जो अब क्योंकि 50वां वर्ष हमारा है, तो बहुत पहले जो हमारे लोग मेंबर रहे हैं, जैसे अनिल राकेशी वगैरह हैं, जी, दूसरे जी, और जी, लोग हैं, या जिनका बहुत पुराना कार्यक्रम रहा है, जो अब हैं या नहीं भी हैं, उन लोगों पर भी बातचीत हो सकती है, या उन पर भी इस तरह का कोई चिंतन हो सकता है, उसके बारे में भी जी, थोड़ा सा विचार कर लें। तो अलग जी, अलग विषयों पे इस तरह की बातें हम लोग कर सकते हैं। अब समय होने को है, तो मेरे ख्याल में कंक्लूजन में अगर वशिष्ठ जी कुछ और बात कहना चाहें तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद हम इस चर्चा को यहाँ समाप्त करना चाहेंगे। समय हमारा लगभग पूर्ण हो चुका है। वशिष्ठ जी। नहीं, काफी सार्थक चर्चा हो गई आज, काफी चीजें निकली। जैसा राजीव जी ने कहा, जी तो उसमें एक किताब के बजाय आप 2-3 किताबें हमें जोड़ सकते हैं, ताकि जी ज्यादा जी जी चर्चा हो। 2-3 लेखकों की जी जो जी। आपको पढ़ने को देनी पड़ेंगी, उसके बाद वो 2 या 3 हाँ जी किताबों पे 1 घंटे में अच्छी चर्चा हो सकती है। तो जी एक जी लाइफ जी। लेखक पे तो हो ही सकती है, चाहे इंटरव्यू लो आप, चाहे वो अपने आप बोले, तो ये भी एक बहुत अच्छा सुझाव है। इस तरह चाहे साहित्यकार ही क्यों, कलाकार भी हो सकता है उसमें, कोई दूसरी विधाकार जी भी हो सकता है, नहीं, किसी थोड़ा सा विधाकार ये भी भी है ना डॉक्टर साहब, कई हो कई सकता है। साहित्यकार कलाकार हमारे थोड़ा बुजुर्ग हैं, शायद आध पौना घंटा या 1 घंटे का पूरी बात हाँ, नहीं उतना कर बोल नहीं पाएंगे, पाएंगे अकेले में नहीं कर पाएंगे। तो उन पे अकेले। जैसे आरसी शर्मा जी हैं, या कुछ और दूसरे हैं, दूसरे दोरजे हैं, दूसरे और लोग हैं, जो अपने अकेले में शायद इस तरह की बात नहीं कर पाएंगे, तो उन पर भी केंद्रित कोई बात हो सकती है, जैसे हाँ, सुंदर लोहिया हैं। उनके साथ आप और जी कोई इंटरव्यू लेने वाला जो है, वो उनकी बात को आगे जी बढ़ा जी सकता जी है। अकेले बोलना उनके जी लिए जी, मुश्किल बात है, बात हो। कई बार भूल जाते हैं, कुछ होता है। तो एक दूसरा चलिए आदमी जो उसकी। जैसे इंटरव्यू लेता है, वैसे हाँ लेके जी आपसे कर हाँ जी हाँ सकते हैं। जी तो अच्छे सुझाव आए हैं आज, इसमें आगे भी जी। आप पढ़ाएंगे तो और आएंगे, धीरे धीरे तो चलते जाएंगे। डॉक्टर गंगाराम राजी से तो हम एक तो बात तय कर ही लेते जी, कि अगले रविवार को 4 बजे की चर्चा में आप पर बात होगी, और आपको तय कर लें कौन लोग चर्चा करेंगे। जी सर, जी, एक जी, साहित्यिक परिचर्चा जो है वो हर रविवार को 4 बजे का हम निश्चित कर लेते हैं कि 4 बजे ये जी, कार्यक्रम इसी तरह से लाइव रहेगा, और विषय अलग अलग कर लें, विधा वाइज कर लें, ताकि अलग अलग विषयों पे अच्छी बात हो पाए। ऐसे ही फिर जरूरी नहीं हमने इतवार का इंतजार करना है, बीच में अगर किसी और विद्वान पे कोई परिचर्चा हो सकती है। इंद्र जी हमारे सम्मानित पुरस्कृत साहित्यकार हैं, ओपी शर्मा हैं, और बहुत सारे लोग हैं जिन पे बात हो सकती है। तो जैसे 2-3 लोग कोई बात करने तैयार हो जाएंगे, तो इतवार के अलावा हम पहले भी उस पे बात कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक जी, जो ऑफिशियली कह लीजिए हम जो डिक्लेयर प्रोग्राम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं सिर्फ 7 बजे का हर हफ्ते का। तो 4 बजे का भी हम डिक्लेयर नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसकी भी रूपरेखा बन जाती है तो उसको भी हम साथ ले पाएंगे। अंतिम बात मैं अब ये कहना चाहूंगा। मेरे जी प्रोग्राम जी। के लिए सर ये इंद्र जी को जरूर बुलाएं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा नहीं मेरे वो से भी आप, ज्यादा नहीं नहीं, जानते वो आप निर्धारित कर लें जिन लोगों ने पढ़ा है, और इन्होंने भी हैं। आपको जी, बहुत पढ़ा है, कुछ लोग आप पे रिसर्च कर रहे हैं, है ना। जी, महादेवी जी ने आपको पढ़ा है, लिखा है, आपका इंटरव्यू लिया है, पवन चौहान ने लिखा है, जी, कुरुक्षेत्र से कुछ जी, सर्च स्कॉलर्स हैं जो वहां से कर रहे हैं, और जो उनके गाइड हैं कुरुक्षेत्र में, उनको भी हम उसमें जोड़ सकते हैं। जो बाहर के विद्वान हैं उनको भी चर्चा में इस में हम जोड़ सकते हैं, ये कोई मुश्किल काम नहीं है।
तो आप सिर्फ जी। 3-4 लोगों का एक फाइनल कर लें कि आपके उस ग्रुप में कौन बात करेगा और आप भी उसमें बने रहें, क्योंकि मेरे ख्याल में साहित्यकार के सामने उसकी समीक्षा होना भी बहुत एक अच्छी बात है। तो वो भी एक अच्छा रहेगा। नहीं तो पीठ के पीछे हर कोई प्रशंसा भी होती है, आलोचना भी होती है, लेकिन एक बैलेंस्ड जो एक बातचीत है वो सामने होगी, अच्छी परिचर्चा रह सकती है। एक बात मैं अंत में कहना चाहूँगा कि आज का जो कार्यक्रम है वो एक जम्मू से लड़की है, उधमपुर से, जो बहुत ज़्यादा आतंक प्रभावित इलाका है, और सरस भारती एक युवा लोक गायिका है वहाँ की, और वो बहुत उत्साहित है। हमने उसको कहा कि भाई वहाँ सिग्नल की प्रॉब्लम होती है, कोई और समस्या हो सकती है, तो आप रिकॉर्डेड भेज दीजिए। उसने कहा कि मैं बिल्कुल नहीं करूँगी, कैसे भी करूँगी, लेकिन मुझे लाइव आना है, मुझे डोगरी में गाना है, हिमाचल के लोगों के साथ जुड़ना है, मिलना है। और हिमाचल में पहले भी वो यहाँ बहुत सारे कार्यक्रम कर चुकी है। तो कुछ लोग थे जो दिल्ली से थे, कुछ लोग उनके साथ जुड़े हुए हैं, और उसने अपने पोस्टर स्वयं भी बना के शेयर किया है, और हमने भी उसका प्रचार प्रसार करने का पूरा प्रयास किया है। तो एक बार आज की इस परिचर्चा के लिए 7 बजे के निमंत्रण के साथ मैं आप सब लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगा, श्री सुदर्शन वशिष्ठ जी का, और डॉक्टर गंगाराम राजी जी का, और डॉक्टर इंद्र सिंह ठाकुर जी का, और वीरेंद्र वीर जी का, कि उन्होंने आज एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर परिचर्चा की। और हितेंद्र शर्मा जी का, जो कभी कार्यक्रम के लिए मना नहीं करते हैं, थोड़े से नोटिस पर भी पूरी व्यवस्था कर देते हैं, और पूरे कार्यक्रम में खुद बने रहते हैं, सारी व्यवस्था देखते हैं। और मेरे ख्याल में तो अगर हम ये बात करें तो जो लाइट, साउंड और जो प्रेजेंटेशन हमारे कार्यक्रम का इस ऐप के माध्यम से हो रहा है, तो ये इसका क्रेडिट हितेंद्र जी को जाता है। और पिछले कल के जो भी हमने कार्यक्रम देखे हैं, उसकी जिस तरह से एडिटिंग हुई है, जिस तरह से इतने लोगों को, 50 लोगों को अरेंज करना, संभालना, एडिट करना और करना, 3 कार्यक्रम तैयार करना, पूरा दिन एक कार्यक्रम में रात भी उनका समय लगा है। लेकिन फिर भी बहुत आभारी हैं हम आप सबके भी, और हितेंद्र जी के भी, कि आप सबके सहयोग से, आप सबकी एक पॉजिटिव एनर्जी से ये कार्यक्रम हो पा रहा है। और अकादमी आपका सहयोग के लिए आभार व्यक्त करती है। आप सबका एक बार फिर से हार्दिक धन्यवाद, और उन लोगों का भी धन्यवाद जो आज हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े रहे, लेकिन जिनका हम नाम मेंशन नहीं कर पाए, जिनको हम सामने देख नहीं पाए, उन सबका भी धन्यवाद, क्योंकि हमारी ताकत वही है जो हमको देखते हैं, हमको सुनते हैं। और 1 घंटा सुनना, बने रहना, ये बहुत बड़ी बात है। सामान्यतः तो पहले कवि सम्मेलन में एक आध कविता सुना करके लोग इधर उधर हो जाते थे, लेकिन अब तो अपना पैसा खर्च करते हैं, अपना डाटा खर्च करते हैं, अपना समय देते हैं, और पूरा समय बैठ करके पूरे मनोयोग से बहुत सम्मान से सुनते हैं। तो आप सभी का और हमारे इस अकेडमी के फेसबुक लाइव पेज पर जुड़ने वालों का, दर्शकों का, श्रोताओं का, सब जनों का, साहित्यकारों का, लेखकों का, कवियों का बहुत बहुत धन्यवाद। सबका आभार। नमस्कार।